नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी की 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट की दलील दी तो सीजेआई ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मामला 1992 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से नहीं सुना जा सकता, लेकिन उसका धार्मिक चरित्र क्या था ये तो देखना होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुजैफा अहमदी ने कहा कि मेन याचिका मेंटेनेबिलिटी की है, अगर ये मेंटेनेबल नहीं रहा तो बाकी का कोई मायने नहीं रहेगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू पक्ष ने खुद ही कहा है कि वो मस्जिद थी, जिसके जवाब में हिंदू पक्ष ने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा। फिलहाल अब अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है। और हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, बताइए क्या जानकारी, कोर्ट में सुनवाई के दौरान की बड़ी बातें क्या क्या रही? देखिए, साफ तौर से ज्ञानवापी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। एक ये कि जो सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी सर्वे के मामले में। दूसरा कि जो वजू खाना है, वजू खाना पर फिलहाल जो रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस पर परीक्षण करने की बात कही गई थी। और तीसरी जो याचिका थी, जो तमाम याचिकाओं का समायोजन करता है, 7-11 की याचिका, जो ये कहा जाए उस याचिका के मुताबिक ये मामला जो फिलहाल अभी ज्ञानवापी का चल रहा है वो सुनवाई योग्य है या नहीं है। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट ने यह माना था कि जो मुकदमा ज्ञानवापी से संबंधित दायर किए गए हैं वो मुकदमे सुनवाई योग्य है, और इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अब मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो 7-11 का मुकदमा है उस पूरे मामले को देखा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो एक तरफा फैसला है, और 7-11 के अगर मुकदमे को तय कर दिया जाएगा तो ज्ञानवापी से संबंधित जितने भी मुकदमे हैं उनका अपने आप निपटारा हो जाएगा, जिसका फिलहाल हिंदू पक्ष वालों के द्वारा विरोध किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब हाईकोर्ट ने इस मामले में तमाम तथ्यों को सुनने के बाद 7-11 के मामले में मुकदमे को सुनवाई योग्य माना, तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस मुकदमे को लंबा खींचा जा रहा है। इसी बीच मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज एक और दलील दी गई और ये कहा गया कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस एक्ट का हवाला भी इस पूरे मुकदमे में दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना यह है कि बिना किसी धार्मिक स्ट्रक्चर के ओरिजिनल स्वरूप को देखे इस मामले में फैसला नहीं लिया जा सकता है। इस पर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया, जो अपने आप में अचंभित करने वाला था, कि हिंदू पक्ष खुद मान चुका है कि वहां पर पहले मस्जिद था, जिसका फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से विरोध किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर हिंदू पक्ष ये मान देते कि वहां पर मस्जिद है तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आता ही क्यों। ठीक है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में विशेष सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख रखी है। 16 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो 7-11 यानी कि मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी के मामले को कैसे देखा जाए और उस पूरी प्रक्रिया को लेकर किस तरह आगे बढ़ा जाए, उसकी एक रूपरेखा तय करेगा। 16 अक्टूबर की सुनवाई अहम इसलिए भी होगी क्योंकि ज्ञानवापी से लंबित जितने भी मुकदमे फिलहाल अभी अलग अदालतों में चल रहे हैं उसमें से जो 7-11 का मुकदमा है, जिसमें मेंटेनेबिलिटी का मुकदमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों सर्वेंट डिप्टी सीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहकर संबोधित किया तो उन्होंने अपना नाम ही सोशल मीडिया साइट पर बदल लिया। ब्रजेश पाठक ने अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख लिया। यानी एक बार फिर से अखिलेश यादव बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में नौकर पर टक्कर अब भयंकर हो चुका है। अखिलेश यादव ने चुटकी क्या ली, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे मुद्दा बना दिया और इस लड़ाई को सोशल मीडिया पर ले आए। उन्होंने खुद को जनता का सेवक बताते हुए सोशल मीडिया प्रोफाइल का नाम बदल दिया और अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक के एक बयान पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं सर्वेंट डिप्टी सीएम से बात नहीं करता। फिर क्या था, ब्रजेश पाठक ने भी इसे जनता से जोड़ते हुए खुद को जनता का नौकर बता दिया। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं, और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे
सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूँ। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर्वेंट की ये लड़ाई काफी आगे निकल चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव का ये दांव उल्टा पड़ चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहे जाने के बाद आज ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक ऐड कर लिया। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश जी सही कह रहे हैं, अखिलेश जी राजघराने में पैदा हुए हैं, वो राजा हैं, लेकिन हम जनता के सेवक हैं। दरअसल लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन अखिलेश यादव ने गेट फांद कर भवन में घुसने की कोशिश की थी। इसी पर ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा था, लेकिन जब अखिलेश यादव ने जवाब दिया तो खुद के बुने जाल में ही फंस गए, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने खुद को मान लिया कि हाँ, वो जनता के नौकर, वो जनता के सेवक है, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ा है। तो अखिलेश यादव चूंकि सामंतवादी सोच के व्यक्ति हैं और जो कुछ भी अपने पिता के कारण से हैं, तो वही इसमें अब ब्रजेश पाठक का क्या दोष। ब्रजेश पाठक के पिता मुलायम सिंह जी के जैसे बड़े नेता नहीं थे। ब्रजेश पाठक जो कुछ भी अपनी मेहनत पर और अपनी क्षमता से बने हैं। तो मैंने अब अखिलेश यादव को जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए तो किसी को कुछ भी कह देंगे, तो वो कुल मिलाकर ये उनकी सामंतवादी सोच है। लेकिन इनकी सोच जनता देख रही है। घमंड जो है 2017 में तोड़ दिया गया था, बार बार तोड़ा जा रहा है। वो डिप्टी सीएम क्या, डिप्टी सीएम क्या है? कोई हैसियत है उनकी? कुछ कर पा रहे हैं? अपने जब विभाग में है वो भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे, अपने विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में भर्ती नहीं कर पा रहे, लोगों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, एम्बुलेंस के लोगों को में गाड़ी डीजल नहीं भरा पा रहे, तो क्या कर पा रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने गांव गरीब के लिए एम्बुलेंस चलाई कि 10 मिनट में, जब रिश्तेदार भी नहीं पहुंच सकता, 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती थी। अब इस लड़ाई में बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अखिलेश यादव चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए तो ब्रजेश पाठक जनता की सेवा में खुद को झोंक दिए, क्योंकि जिस लड़ाई की शुरुआत अखिलेश यादव ने की उसे खत्म ब्रजेश पाठक करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज अमेठी में बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। मौका भले ही विकास परियोजनाओं की सौगात का था, लेकिन सीएम योगी से लेकर स्मृति ईरानी के निशाने पर गांधी परिवार रहा। और मुख्यमंत्री योगी ने वो तस्वीर भी साफ कर दी जब अमेठी की जनता 2019 से पहले अपने सांसद को देखने के लिए तरस जाया करती थी। यानी योगी का संदेश राहुल को बहुत चुभने वाला है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो सीट जिस पर 1967 से गांधी परिवार का दबदबा रहा, वो सीट जो संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की रणभूमि रही, उसी सीट को 2019 में राहुल गांधी गंवा बैठे। और इस सीट पर भगवा लहराकर स्मृति ईरानी ने साबित कर दिया कि काम जमीन पर हो तो हवाई बातें हवा में उड़ जाती हैं। क्योंकि जिस शिद्दत से स्मृति ईरानी ने 2019 के रण में अपना सिक्का जमाया था, वो अंदाज 2024 में भी दिखने लगा है, जब वो अपनों के बीच सीएम योगी के साथ सौगातों का पिटारा लेकर पहुंची। अमेठी की जनता को सीएम योगी और सांसद स्मृति ईरानी ने 613 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले के सांसद बस चुनाव लड़ने आते थे, जब जीत जाते थे तो लौटकर कभी अपने संसदीय क्षेत्र नहीं जाते थे। लेकिन अब स्मृति ईरानी ने अमेठी की तस्वीर बदल दी है। लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले सांसद के दर्शन नहीं होते थे। याद करिए, इससे पहले सांसद आपके 2019 से पहले सांसद चुन करके तो जाते थे, लेकिन दोबारा केवल चुनाव में ही दर्शन देने के लिए आते थे। और भाइयों बहनों, आज आपने सांसद चुना बहन स्मृति ईरानी जी को, और आप क्या है, वह
सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में पूरे संसदीय क्षेत्र का विजिट करके किसी न किसी कार्यक्रम के साथ कोई न कोई सौगात लेकर के अमेठी में आती है। बीजेपी नेताओं की फौज ये बयां करने के लिए काफी है कि अमेठी का रण इस बार फिर भीषण होने वाला है, क्योंकि सौगातों के साथ अमेठी के सांसद ने वो तस्वीर भी जनता के सामने रखी है जो पहले धुंधली नजर आती थी। ये वो इलाका है जिसने कई दिग्गज नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठे देखा, दिल्ली में और लखनऊ में उनके घरों में रोशनी देखी, लेकिन ये क्षेत्र वर्षों वर्ष अंधेरों में रहा। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश में, मोदी जी देश में आए और अमेठी में पहली बार 1,23,000 परिवारों को बिजली नसीब हुई। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने बगैर किसी भेदभाव के काम किया। आज हमारे लिए गर्व का समय है कि आज अमेठी की धरती पर हमारी बहन स्मृति ईरानी जी के प्रयास से इतना बड़ा आयोजन किया गया है और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आप सब लोगों के बीच में आए। और बड़ी बात यह है कि इस बार फिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उससे पहले बीजेपी ने किलेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि अगर 2019 चुनाव के परिणाम पर नजर डालें तो अमेठी में फिर टक्कर। 2019 में स्मृति ईरानी को जीत मिली थी, राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे और राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी ने अमेठी में ऐसे चक्रव्यूह की रचना की जिसे कांग्रेस के लिए भेदना मुश्किल होगा, क्योंकि जनता के साथ ही अब कार्यकर्ताओं को भी संगठित किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर राहुल गांधी को उन्हीं के घर में मात दी जा सके। और अमेठी में योगी की हुंकार भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने पूछा है कि हमास आतंकी संगठन कैसे हो गया। तौकीर रजा का कहना है कि जालिम का साथ देना अगर अच्छी बात है तो मोदी की हिमायत करें, क्योंकि इजराइल भी जालिम है और नरेंद्र मोदी भी। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने पीएम मोदी के लिए और भी कई अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। नहीं, जालिम का साथ देना अगर अच्छी बात है तो नरेंद्र मोदी की जितनी हिमायत की जाए वो कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जालिम है और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। आतंकवादी को चारों तरफ हिंदुस्तान का मुसलमान क्या आतंकवादी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता है? हमास को लेकर हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किस पैमाने से नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया कि हमास आतंकवादी है? नहीं, जालिम का साथ देना। मौलाना तौकीर रजा के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी और हिंदू धर्मगुरुओं ने कड़ा रुख अपनाया है और करारा पलटवार भी किया है। आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देश के गद्दारों को यह समझना होगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री का निर्णय है, और जो देश के साथ नहीं खड़ा है उस गद्दार को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। गाजा पट्टी के हमास के आतंकवादियों ने आतंकवाद फैलाया है। ये युद्ध के नियम नहीं होते। युद्ध का नियम यह नहीं कहता कि महिलाओं को नंगा करो। युद्ध का नियम यह नहीं कहता बच्चों की गर्दनें काट दो। युद्ध का नियम ये नहीं कहता कि आप निर्दोषों को आग लगा दो, और यह इस्लाम भी नहीं कहता। युद्ध के नियम सेनाओं के द्वारा लड़े जाते हैं। युद्ध के कुछ नियम होते हैं, जब इस तरह के नियम होते हैं ना तो गलत होते हैं। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं, इनके बयान का घोर विरोध करता हूं। ऐसी स्टेटमेंटें नहीं देनी चाहिए जिससे कि गृह युद्ध की स्थिति भड़क जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि अधिवेशन केंद्र में G20 के सदस्य देशों की सांसदों की पीठासीन सभापतियों के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को निशाना बनाया था। उस समय संसद का सत्र चल रहा था और आतंकवादियों की मंशा सांसदों को बंदी और उनको खत्म करने की थी। दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बदलक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।